अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 9 इम्यूनिटी एंड द इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी क्या होती है। Immunity refers to the body's ability to resist or combat infections, diseases and foreign substances। कह रहा है इम्यूनिटी क्या है कि हमारी बॉडी की सलाहियत कि वो रेजिस्ट कर सके, कॉम्बैट यानी फाइट कर सके, किसके खिलाफ फाइट कर सके, इन्फेक्शंस के खिलाफ, डिजीज़ के खिलाफ, और कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी जो बाहर से आने वाला सब्सटेंस है उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी की सलाहियत है लड़ने की, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। द इम्यून सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट pathogens such as bacteria, viruses, fungi, parasites and other foreign substances। कह रहा है जो हमारा इम्यून सिस्टम है बच्चों, ये क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, हमारी बॉडी को हिफाजत करने में, बचाने में, अगेंस्ट पैथोजेंस, कि ये हमारी बॉडी को पैथोजेंस के खिलाफ लड़ने में, उनसे बचाने में मदद करता है। पैथोजेंस कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी कोई बाहर से आने वाला सब्सटेंस या ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, विच कैन हार्म, ठीक है, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए, वो पैथोजिन है। तो पैथोजेंस कौन से हो सकते हैं? लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। सब टॉपिक देखें 9.1.1 रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका क्या रोल है, उसका क्या फंक्शन है। अ बैलेंस्ड एंड फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। कह रहा है कि जो एक बैलेंस्ड यानी मुतवाजन और फंक्शनिंग यानी जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है, जो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा हो, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, हमारी सेहत को मेंटेन करने के लिए, एंड प्रिवेंटिंग डिजीज और बीमारियों से बचने के लिए। फॉलोइंग आर मेन रोल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। कह रहा है ये हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकग्निशन ऑफ फॉरेन एंटीजन। अच्छा जी, एंटीजन होता है बच्चों कि कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल है, तो कह रहा है कि जो भी कोई बाहर से फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, बल्कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई बाहर से आया है। ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग एंटीजेंस ऑफ पैथोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो इसका पहला फंक्शन क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको? एंटीजेंस ऑफ पैथोजेंस, कि जो भी पैथोजेंस आते हैं उनके एंटीजेंस को, और फॉरेन सब्सटेंसेस के एंटीजेंस को। नेक्स्ट देखें, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या करता है ये कि ये जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट करता है, ट्रिगरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट पैथोजेंस। पहला स्टेप हो गया इसका को रिकॉग्नाइज करना कि बाहर से कोई पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया। नेक्स्ट क्या करता है, ये ट्रिगर करता है, सिग्नल देता है हमारे इम्यून रिस्पांस को, ताकि जो पैथोजेंस बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आए हैं वो हमारी बॉडी क्या करे, एलिमिनेट करे, यानी इनको बॉडी से रिमूव करे। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस, रिमूविंग पैथोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। जब हमारा इम्यून सिस्टम को वो ट्रिगर करेगा, उसको सिग्नल देगा कि बाहर से कोई पैथोजेंस आए हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, थर्ड स्टेप में उन जो पैथोजेंस हैं या जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करेगा बॉडी से। फोर्थ है इसका फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, कि जो हमारा बॉडी है, जब भी कोई बाहर से पार्टिकल आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देता है, उसको वो रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। रेगुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, immune response to
प्रिवेंट ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, अब हर चीज जो होती है ना वो कंट्रोल्ड होती है। अब हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देता है, तो वो रिस्पॉन्स भी रेगुलेटेड होना चाहिए, यानी कंट्रोल्ड होना चाहिए। ना रिस्पॉन्स ओवर होना चाहिए, ना अंडर रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि ना इतना रिस्पॉन्स कम हो कि जो है वो जो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स हैं वो किल ही ना हो, ना इतना ओवर रिस्पॉन्स हो कि वो उन पार्टिकल्स के साथ साथ हमारे जो अपने पार्ट्स हैं उसको भी वो क्या करे, किल करे या उन पे भी अटैक करे। तो कह रहा है रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पांस टू प्रिवेंट, के इम्यून रिस्पांस को इसलिए रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, टू प्रिवेंट, ताकि बचाया जा सके ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस से, ताकि या ओवर एक्टिव यानी बहुत ज्यादा, या अंडर एक्टिव बहुत कम इम्यून रिस्पॉन्स ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी, remembering specific pathogens to produce a rapid response upon future exposure। अच्छा, एक तो ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है, एक तो ये फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो बस इसका इतना ही काम नहीं है कि फॉरेन पार्टिकल आया, ये एक्टिवेट हुआ, इसने फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से रिमूव किया और दैट्स इट। बल्कि उसके अलावा क्या होता है कि ये मेमोरी, यानी अपने अंदर कुछ जो है मेमोरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। जो स्पेसिफिक पैथोजेंस जिन्होंने अटैक किया है उनको वो रिमेंबर कर लेता है, ताकि अगर वो दोबारा से फ्यूचर में अटैक करें तो ये एक रैपिड यानी जल्दी से फौरन रिस्पांस दे सके। रिमेंबरिंग स्पेसिफिक पैथोजेंस टू प्रोड्यूस अ रैपिड रिस्पांस, रैपिड होता है फास्ट, ताकि एक जल्दी रिस्पांस दे सके अपॉन फ्यूचर एक्सपोजर, के फ्यूचर में मुस्तकबिल में जब भी दोबारा एक्सपोजर हो, सामना हो इस पैथोजन के साथ दोबारा अटैक हो, तो ये क्या एक रैपिड रिस्पांस दे सके। अच्छा, फर्स्ट रिस्पांस स्लो क्यों होता है कि अगर कोई नया पैथोजन पहली दफा अटैक करता है तो पहले हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। देखा ना, ये स्टेप होता है ना, पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर वो इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करेगा, फिर वो जाके उसको एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है रिकॉग्निशन में। लेकिन क्या होता है कि जब एक दफा उसका अटैक हो जाता है तो वो उसको उस अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो ताकि जब फ्यूचर में अगर यही पैथोजन दोबारा अटैक करे तो वो एक रैपिड रिस्पांस जनरेट कर सके, प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है इसका रोल, सर्विलेंस, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग द बॉडी फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स। कि क्या कहता है कि ये कॉन्टिन्यूसली यानी मुसलसल मॉनिटर द बॉडी, हमारी बॉडी को मॉनिटर कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स। थ्रेट्स होते हैं खतरे की, जो भी कोई पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं उनको लिए वो बॉडी को मॉनिटर करता रहता है, चेक करता रहता है कि कोई बॉडी में कोई पॉसिबल थ्रेट तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन, initiating inflammation to isolate and eliminate pathogens। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, ये इन्फ्लेमेशन भी काज करता है। इन्फ्लेमेशन होती है सूजन, कि ये इन्फ्लेमेशन है उसको इनिशिएट करता है, उसको स्टार्ट करवाता है, ताकि ये आइसोलेट कर सके यानी सेपरेट कर सके, और एलिमिनेट कर सके, एलिमिनेट होता है रिमूव कर सके पैथोजेंस को। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस। अभी हमने ऊपर एक टर्म पढ़ी है एंटीजन, अब हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ रहे हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो आपको फर्क पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज कोई भी केमिकल्स हैं जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं एंड विच कैन किल अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो जाके वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या पैथोजेंस हैं उनको न्यूट्रलाइज यानी उनको किल करती हैं। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यूजिंग इम्यून सेल्स फॉर एग्जांपल टी सेल्स, मैक्रोफेजेस टू अटैक पैथोजेंस। उसके अलावा ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें भी रोल प्ले करता है। सेल मीडिएटेड नाम से इजारा है कि ऐसी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वही है ना, प्रोटेक्शन है या डिफेंस रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब भी कोई फॉरेन बॉडी। तो सेल मीडिएटेड यानी सेल्स की मदद से, कह रहा है कि हमारी बॉडी में कुछ इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं, लाइक टी सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, तो वो उनको यूज करके पैथोजेंस पे डायरेक्टली अटैक करता है। और ये जो इम्यून सेल्स हैं लाइक टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, वे जाके पैथोजेंस को किल करते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू रिपेयर, रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू एंड रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन। नाम से ही जाहिर है कि टिश्यू रिपेयर के ऐसा टिश्यू जो कोई डैमेज हो चुका है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिपेयर करता है
और जो नॉर्मल फंक्शन है उसको उसको वापस लाता है, उसको रिस्टोर करता है। सेल्फ टॉलरेंस, आइडेंटिफाइंग एंड नॉट रिएक्टिंग अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस। उसके अलावा ये क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और एंड नॉट रिएक्टिंग, और रिएक्ट नहीं करता, लड़ता नहीं है अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस, जो बॉडी के अपने एंटीजेंस है उनके खिलाफ ये रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है कैंसर प्रिवेंशन। ठीक है, कि ये कैंसर से भी बचाता है। फाइटिंग ऑफ कैंसर और प्री कैंसर सेल्स ऑन डेली बेसिस। उसके अलावा ये क्या करता है, जो कैंसीरियस सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में मौजूद या जो प्री कैंसर सेल्स होते हैं उनके खिलाफ ये डेली बेसिस पे यानी रोजाना की बुनियाद पर उनके खिलाफ लड़ता है। नेक्स्ट है एलर्जी, अवर रिएक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू हार्मलेस सब्सटेंसेस आई ई एलर्जन। अच्छा, उसके अलावा ये एलर्जी भी काज करता है, एलर्जी में भी रोल प्ले करता है कि अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है ओवर रिएक्ट कर जाता है टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मलेस सब्सटेंसेस आई एलर्जेंस, तो उसे एलर्जी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्मलेस हैं कि इतने नुकसानदेह नहीं है, अगर उनके खिलाफ भी हमारा इम्यून जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या करता है, वो एलर्जी काज करता है। उसके अलावा क्या है, क्लॉटिंग, immune response to damaged blood vessels and invading pathogens to limit the blood loss and promote healing। उसके अलावा ये क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करता है। क्लॉटिंग क्या होती है कि जब भी हमारा कोई वाउंड होता है, कोई कट लगता है तो वहां से ब्लड जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है बॉडी से बाहर। तो वहां पे ये क्या करता है कि वहां पे ये क्लॉट करता है यानी ब्लॉकेज करता है और खून को जो ब्लीड होने से रोकता है। तो कह रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स टू डैमेज ब्लड वेजल्स, की जो हमारी ब्लड वेजल्स, जो कि आपको पता है तीन तरह की वेजल्स, ब्लड वेजल्स हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो कह रहे हैं जो हमारी डैमेज ब्लड वेजल्स होती हैं उनको क्या करता है, ये हील करने की कोशिश करता है, और जो इन्वेडिंग पैथोजेंस, वहां से जो पैथोजेंस अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं डैमेज ब्लड वेजल से, उनको वो रोकता है ताकि जो ब्लड लॉस है वो कम से कम हो और जो हीलिंग का प्रोसेस है वो क्या हो, तेज हो। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग डैमेज्ड एंड डेड सेल डेब्रिस। उसके अलावा सेल की जो डेब्रिस है, डेब्रिस होता है वेस्ट मटेरियल, उसको भी ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है रिमूव करता है। कह रहा है कि हमारे सेल्स के अंदर जो डैमेज्ड या डेड सेल डेब्रिस होती है उसको ये आइडेंटिफाई करता है और उसको रिमूव करता है। अच्छा, अक्सर तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं या डेड सेल्स होते हैं, उनको भी ये रिमूव करता है हमारा इम्यून सिस्टम। उसके अलावा सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनेलीज या वो जो डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं या डैमेज सेल पार्ट्स होते हैं उनको भी ये रिमूव करता है। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको रिमूव करता है। तो ये थे रोल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट देखें सब टॉपिक 9.1.2 इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम क्या होता है। An extensive network of tissues, organs, proteins and cells make up the body immune system। कह रहा है कि एक एक्सटेंसिव यानी एक लार्ज जो नेटवर्क होता है, ग्रुप होता है किसका, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, डिफरेंट प्रोटीन्स का और सेल का, वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। एन इम्यून सिस्टम वर्किंग करेक्टली कैन डिस्टिंग्विश हेल्दी टिश्यू एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है कि एक ऐसा इम्यून सिस्टम जो प्रॉपरली या सही से काम कर रहा हो वो डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस कर सकता है, फर्क कर सकता है एक हेल्दी टिश्यू के बीच में और फॉरेन पार्टिकल्स के बीच में। इट विल इनिशिएट अ कॉम्प्लेक्स अटैक टू डिफेंड द बॉडी फ्रॉम इन्वेडर्स इफ इट आइडेंटिफाइज इट एज फॉरेन। कह रहा है बच्चों कि ये एक कॉम्प्लेक्स जो है ना अटैक, उसको क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, उसको स्टार्ट करेगा ताकि ये बॉडी को डिफेंड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके फ्रॉम इन्वेडर से। इन्वेडर्स होते हैं जो भी कोई बाहर से चीज अटैक कर रही है। इफ इट आइडेंटिफाई इट एज फॉरेन, अगर वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। बट द इम्यून सिस्टम इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। कह रहा है कि लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमेशा रिलायबल नहीं है, हमेशा काबिल भरोसा नहीं है। For example, in allergies, the immune system misinterprets
harmless substances and start an unwanted immune response resulting in painful and life threatening symptoms. मिसाल के तौर पे कह रहा है कि एलर्जीज के केस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिस इंटरप्रेट करता है, यानी वो सही डिटेक्ट नहीं करता, वो गलत डिटेक्ट करता है हार्मलेस सब्सटेंसेस को। ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्मलेस हैं, जो नुकसानदेह नहीं है, वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता और स्टार्ट कर देता है अनवांटेड इम्यून रिस्पांस, ऐसा इम्यून रिस्पांस जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेनफुल यानी बहुत ही तकलीफ दा एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। द इम्यून सिस्टम फंक्शंस लाइक अ पुलिस फोर्स, कह रहा है जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये एक पुलिस फोर्स की तरह काम करता है। इट रोम्स द इंटायर बॉडी एंड अलर्ट्स फॉर असिस्टेंस व्हेन इट नोटिसेस अ डिस्टरबेंस। कह रहा है ये हमारी पूरी बॉडी में ऐसे चक्कर लगाता रहता है एंड अलर्ट्स फॉर असिस्टेंस, और हेल्प करता है कि जब ये कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी तब्दीली बॉडी में नोट करता है। इट डिफर्स फ्रॉम अदर सिस्टम इन दिस वे बिकॉज इट मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड इन एनी एरिया ऑफ द बॉडी। कह रहे ये बाकी सिस्टम से इस तरह से मुख्तलिफ है क्योंकि कि ये जो है किस बॉडी के किसी भी हिस्से में रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर आप साइड पे देखिए तो आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 9.1, जिसमें शो किया हुआ है ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम के, हमारे इम्यून सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको पता है जो एक सिस्टम होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, देन टॉन्सिल्स हैं, देन लिम्फेटिक वेजल्स हैं, देन थाइमस है, देन लिम्फ नोड्स हैं, देन स्प्लीन है, देन हमारी जो स्किन है वो भी एक प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, देन बोन मैरो है एंड देन लिम्फेटिक वेजल्स है। ये हैं ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट पेज पर देखें, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 9.2, ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अभी हमने ऊपर साइड में फिगर में देखे ना कि हमारे इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से, पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब हम उनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इंपॉर्टेंट टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम और फॉलोइंग। कह रहा है वो ऑर्गन्स और टिश्यूज जो कि इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं, वो दर्ज झैल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गन और टिश्यू है इम्यून सिस्टम, वो है बोन मैरो, then है thymus, then lymph nodes, vessels, spleen, liver, tonsils, adenoids, skin and mucous membranes। तकरीबन 10 ये ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास बोन मैरो। रेड बोन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, many type of white blood cells and platelets are produced from stem cells found in the spongy interior of the bones। कह रहा बच्चों हमारे जो ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मौजूद होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। कह रहा है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं स्टेम सेल से, जो कि मौजूद होते हैं हमारे बोन्स के स्पंजी इंटीरियर में। ठीक है, स्पंजी पार्ट में। ठीक है, जब हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि स्पंजी बोन एंड कंपैक्ट बोन होती है। ठीक है, एवरी डे the bone marrow produces billions of new blood cells and releases them into the blood। कह रहा है हर रोज हमारा जो बोन मैरो है वो तकरीबन बिलियंस ऑफ न्यू जो ब्लड सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है और उनको ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है। बी सेल्स एंड टी सेल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। उसके अलावा जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जो कि बी सेल्स और टी सेल्स हैं, वो भी हमारी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। द बी सेल मच्योरेशन टेक प्लेस इन द बोन मैरो। उसके अलावा जो बी सेल्स हैं वो मच्योर भी कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है थाइमस। दिस टाइनी ऑर्गन, टाइनी होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा। कह रहा है ये जो बहुत छोटा ऑर्गन है, लोकेटेड इन द अपर चेस्ट बिलो द ब्रेस्ट बोन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल मच्योरेशन। कह रहा है ये जो छोटा ऑर्गन जो कि हमारी अपर चेस्ट में मौजूद होता है, इसका क्या काम है, ये टी सेल को मच्योर करवाता है। अच्छा, बी सेल्स और टी सेल्स प्रोड्यूस दोनों बोन मैरो में होते हैं, लेकिन बी सेल मच्योर बोन मैरो में होते हैं, लेकिन टी सेल जो मच्योर है वो थाइमस में जाके होते हैं।
नेक्स्ट है lymph nodes and vessels. The lymphatic system in our body contains lymph vessel and lymph nodes. अच्छा, एक हमारी बॉडी का सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, कह रहा है उसके पास लिम्फ वेजल्स मौजूद होती हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं. द नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेजल्स आर कनेक्टेड बाय लिम्फ नोड्स. कह रहा है ये जो नेटवर्क है लिम्फ वेजल्स का ये आपस में कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फ नोड्स. दीज टाइनी नोड्स फिल्टर एंड किल पैथोजेंस टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर बॉडी एरियाज. कह रहा है ये जो टाइनी स्मॉल नोड्स होते हैं इनका क्या काम होता है, ये फिल्टर करते हैं और पैथोजेंस को किल करते हैं ताकि जो जर्म्स हैं वो बाकी बॉडी के एरियाज में स्प्रेड ना हो. लिम्फ नोड्स हैव कलेक्शन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स थ्रू आउट द बॉडी. कह रहा है बच्चों ये जो लिम्फ नोड्स हैं इनके पास कलेक्शन होती है बी सेल्स की एंड टी सेल्स की. सेल्स कलेक्ट इन लिम्फ नोड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. कह रहा है ये जो सेल्स हैं ये लिम्फ नोड्स में कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें. लिम्फ नोड्स कैन बिकम स्वॉलन व्हेन दे आर फाइटिंग एन इन्फेक्शन. कह रहा है कि जब लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वालो हो जाती हैं जब वो फाइट कर रहे हैं किसी इन्फेक्शन के खिलाफ. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्प्लीन. स्प्लीन इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन लोकेटेड नियर स्टमक. कह रहा है बच्चों ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि स्टमक के करीब मौजूद होता है. स्प्लीन क्या करता है, इट फिल्टर ब्लड, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है. कैप्चर पैथोजेंस इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर खून के अंदर जो भी पैथोजेंस मौजूद होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है. एंड फाइट ब्लड इन्फेक्शंस, और जितने भी ब्लड इन्फेक्शंस हैं उनके खिलाफ लड़ता है. द स्प्लीन हैज अ कलेक्शन ऑफ बी सेल्स टी सेल्स एंड मोनोसाइट्स. और ये कैसे फाइट करता है पैथोजेंस के खिलाफ, क्योंकि इसके पास भी कलेक्शन मौजूद होती है बी सेल्स की, टी सेल्स की एंड मोनोसाइट्स की. ये तीनों जो सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं इसको फाइट करने में अगेंस्ट पैथोजन. नेक्स्ट है लीवर. द लीवर इज द मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम. कह रहा है कि ये एक मेजर अहम ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन्स बनाने के लिए ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम. In addition, it contain large number of phagocytic cells that eat bacteria in the blood as it passes through the liver. उसके अलावा कह रहा है लीवर के पास बहुत सारे फेजोसाइटिक सेल्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, इनगल्फ करते हैं. जैसे ही ब्लड लीवर में से पास करता है तो ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ये जो फेजोसिटिक सेल्स हैं जो लिवर के अंदर मौजूद है वो उनको बैक्टीरिया को ईट कर लेते हैं. नेक्स्ट आ जाता है टॉन्सल्स एंड एडिनॉइड्स. द एडिनॉइड्स एंड टॉन्सल्स फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम. कह रहा है जो हमारे टॉन्सल्स हैं और जो एडिनॉइड हैं ये भी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के पार्ट के तौर पर काम करते हैं. एक्टिंग एज अवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दे ट्रैप and kill harmful pathogens like bacteria and viruses that enter our mouth and nose. अच्छा, अब जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा ठीक है हिफाजती निज़ाम है, अब उसकी ना डिफरेंट लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन. अब जैसे स्किन मिसाल के तौर पर ले लें तो वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है कि जो भी बाहर से कोई पैथोजन या बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है पहले उसको स्किन से पास होना होता है ताकि वो इंटर हो सके. तो पहले उसको पहला डिफेंस हमारा कौन करती है, स्किन करती है, वो प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में इंटर नहीं होने देती. तो फिर इस तरह से फिर बाद में सेल्स वगैरह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाते हैं या थर्ड डिफेंस इस तरह. तो कह रहा है जो ये जो है हमारे ट्रांसफर और डिनाइड्स ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करते हैं. क्यों, क्योंकि ये ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं और किल कर देते हैं हार्मफुल पैथोजेंस को लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस को जो कि इंटर करते हैं हमारे माउथ और नोज में. These are made of lymphoid tissue which is densely filled with lymphocytes. कह रहा है ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू से जो कि डेंसली बहुत हैवीली फिल्ड होता है लिम्फोसाइट सेल से. ठीक है, देन आ जाती है हमारा स्किन. द ह्यूमन स्किन सर्व एज अ बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पोटेंशियल पैथोजेंस.
कह रहा है जो हमारी स्किन है ये एक बैरियर के तौर पे काम करती है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन के जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इन्वेट कर रहे होते हैं, इंटर कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ एक बैरियर के तौर पे काम करती है एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से। द स्किन प्राइमरी डिफेंसिव फीचर्स इंक्लूड, अब कह रहे हैं हमारी स्किन के जो डिफेंसिव फीचर्स हैं या खुसूसियात हैं वो क्या क्या हैं। These are first of all the outermost layer of the skin is called epidermis. हमारी स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मस। इट composed of tightly packed cells that provide a physical barrier. और जो एपिडर्मस लेयर है उसके अंदर टाइटली पैक्ड सेल्स यानी बहुत सी ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एक बैरियर के तौर पे काम करते हैं। स्किन सेल्स कंटेन अ टफ प्रोटीन केराटिन मेकिंग देम रेजिस्टेंट टू एब्रेजन एंड वाटर लॉस। उसके अलावा कह रहा है कि हमारी जो स्किन के सेल्स हैं उनके अंदर एक टफ प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं केराटिन प्रोटीन। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे जो नेल्स हैं और जो हेयर्स हैं केराटिन प्रोटीन उनमें मौजूद होती है, उससे मिलके बने होते हैं। तो कह रहे हैं उनके अंदर एक टफ प्रोटीन होती है केराटिन जो क्या करती है, जो उसको रेजिस्टेंट बनाती है वाटर लॉस के खिलाफ और अब्रेजन के खिलाफ, यानी वाटर लॉस नहीं होने देती स्किन। ठीक है। सेल्स द स्किन सरफेस हैज अ स्लाइटली एसिडिक पीएच अराउंड 5.5 विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मेनी पैथोजेंस। उसके अलावा हमारी जो स्किन की सरफेस है उसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है, अबाउट तकरीबन उसकी पीएच होती है 5.5। न्यूट्रल पीएच आपको पता है 7 पे होती है, तो ये इससे थोड़ी कम है, तो ये एसिडिक पीएच है जो क्या करती है, जो कि बहुत सारे पैथोजेंस की ग्रोथ को इनहिबिट यानी स्टॉप कर देती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग डेड स्किन सेल्स हेल्प रिमूव अटैच्ड माइक्रोब। उसके अलावा जो हमारी डेड स्किन सेल्स होते हैं जो वो शेडिंग होती है, जो गिरते हैं, उससे जो हमारी स्किन के साथ अटैच्ड माइक्रोब्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। Dermis of skin contains oil gland, sweat glands, hair follicles, receptors, nerves and blood vessels. उसके अलावा हमने पढ़ा कि स्किन की जो बाहर वाली लेयर है उसको एपिडर्मस बोलते हैं। अब एपिडर्मस के नीचे जो लेयर है उसको बोलते हैं डर्मस। तो अब ये जो नीचे वाली लेयर है उसकी बात हो रही है। डर्मस कह रहा है जो हमारी डर्मस लेयर है उसके पास क्या क्या मौजूद होता है। उसके पास ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसे ग्लैंड्स जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। हेयर फॉलिकल्स होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं डर्मस में। उसके अलावा जो नर्व्स होती हैं वो भी डर्मस में होती हैं, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी डर्मस लेयर में मौजूद होती हैं। ऑयल एंड स्वेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनहिबिटिंग एंड किलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये जो हमारी स्किन ऑयल और स्वेट प्रोड्यूस करती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट स्टॉप करने में और माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने में। नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह मौजूद होती है। नाम से जाहिर है कि मेम्ब्रेन जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। कह रहा है ये इट लाइंस, लाइन का मतलब होता है कवर करती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को और रिस्पायरेटरी ट्रैक को। बच्चों इस शुरू में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी पढ़ा है। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है कि वो पाथवे जिसमें जो फूड है हमारे माउथ से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन तक। रिस्पायरेटरी ट्रैक कौन सा, वो ट्रैक है कि जिसके थ्रू एयर जो है हमारे नोज के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाती है लंग्स में। अब देखिए, अब हमारे एयर के साथ भी, फूड के साथ भी इस जो क्या है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो जम्स हैं, वो जा सकते हैं। तो ये जो ट्रैक है इनकी जो कवरिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक म्यूकस मेम्ब्रेन किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड बाय प्रोड्यूसिंग स्टमक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कह रहा है कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, जो हमारे फूड के अंदर, खुराक के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको वो किल कर देती है। कैसे किल करती है? एसिड प्रोड्यूस करके और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करके। अब जो रिस्पायरेटरी सिस्टम म्यूकस मेम्ब्रेन है, इट कैन ट्रैप एंड रिमूव एयरबोर्न माइक्रोब्स। वो क्या करती है कि जो ट्रैप कर लेती है यानी कैप्चर कर लेती है और रिमूव कर देती है माइक्रोब्स को जो हमारी एयर में मौजूद होते हैं। इट हैज सिलिएटेड एपिथेलियम एंड प्रोड्यूस म्यूकस। इसके पास सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद होता है
और म्यूकस प्रोड्यूस करती है। ये म्यूकस क्या करता है, ट्रैप डस्ट माइक्रोब एंड अदर पार्टिकल्स एंड सीलिया रिमूव देम फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीलिया क्या आते हैं बच्चों, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एपिथेलियम के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो जो म्यूकस है वो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनको वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और जो सीलिया आते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनको रिमूव कर देता है, जो ट्रैप्ड मटेरियल है उसको रिमूव कर देता है रिस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखें। सब टॉपिक है 9.2.1 टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स एंड देयर रोल्स। ये हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स कौन कौन से मौजूद हैं और उनका क्या रोल है, उनका क्या फंक्शन है। वाइट ब्लड सेल्स WBCs play a significant role in immune system by protecting the body from infectious disease and foreign invaders। हमने ऊपर पढ़ा ना कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मौजूद होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो कह रहा है जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ये एक अहम रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज से और फॉरेन इन्वेडर से। WBC आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। अच्छा, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये भी आगे से 3 टाइप्स के हैं, आई ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के हैं आगे से, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये वर्ड जो साइट लगा हुआ है सारूक साहब, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल। अब हम इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले है ग्रेनुलोसाइट्स। नाम से ही जाहिर है, ग्रेनुलो ग्रेन्यूल से निकला कि ऐसे साइट होता है सेल, ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हो, वो ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ग्रेनुलोसाइट्स हैव ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि ये इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्यूलर होता है, यानी उनके अंदर स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। एंड न्यूक्लियाई विद डिफरेंट शेप्स, और इनके न्यूक्लियस की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। इट हैज 3 टाइप्स। अच्छा, ये जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स हैं इनकी भी आगे से 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अब हम इन तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स rapidly ingest microorganism and kill them through phagocytosis। कह रहा है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करते हैं, रैपिडली यानी फौरन इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं किनको, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, एंड किल देम, उसके बाद इंजेस्ट करने के बाद उनको किल कर देते हैं, किसकी मदद से, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फेजोसाइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं बेजोफिल्स। Basophils defend human body from allergens, pathogens and parasites। कह रहा है ये जो बेजोफिल्स हैं ये ह्यूमन बॉडी को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं एलर्जन से, पैथोजिन से और पैरासाइट से। बेजोफिल्स रिलीज इंजाइम टू improve blood flow and prevent blood clots। कह रहा है कि ये जो बेजोफिल्स है ये क्या करते हैं, ये इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो इम्प्रूव हो सके, बेहतर हो सके, और जो ब्लड क्लॉट्स है उसको प्रिवेंट करते रोकते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमें वाउंड हो गया तब तो ब्लड क्लॉट बनना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्लॉटिंग वैसे ही ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाए तो हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह वो ब्लॉक हो जाएंगी और ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये जो ब्लड क्लॉट है उसको भी ये प्रिवेंट करता है, उसको भी रोकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इओसिनोफिल्स। Eosinophils protect your body from parasite, allergens, foreign bacteria and outside organisms। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, पैरासाइट से बचाते हैं, एलर्जन से बचाते हैं, फॉरेन बैक्टीरिया से और आउटसाइड ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट जो टाइप है ग्रेनुलोसाइट्स की, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, जो लार्जेस्ट टाइप है, जो सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं वो मोनोसाइट्स है। Monocytes typically circulate in the blood for 1 to 3 days before migrating into tissues where they become macrophages or dendritic cells। कह रहा है कि जो मोनोसाइट सेल्स हैं ये नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर 1 से 3 दिन के लिए गर्दश करते हैं, उसके बाद ये हमारे टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, वहां पर ये जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं मैक्रोफेजिस में या डेंड्रिटिक सेल्स में, किसी और सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, अब हम इन दोनों सेल्स में पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है मैक्रोफेजीज में और डेंड्रिटिक सेल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैक्रोफेजीज। Macrophages are specialized cells involved in detection, phagocytosis, and destruction of bacteria and other harmful organisms। कह रहा है बच्चों ये जो मैक्रोफेजेज हैं ये स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले फिर फेजोसाइटोसिस करते हैं यानी उसको इनगल्फ करते हैं, एंड उसके बाद उसको डिस्ट्रक्शन यानी किलिंग करते हैं बैक्टीरिया की और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की। In addition, they can also present antigens to T cells and initiate inflammation। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो एंटीजेंस हैं उनको प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को ताकि वो इन्फ्लेमेशन को क्या कर सके, इनिशिएट कर सकें, स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। These cells instruct T cells on what to attack, also known as antigen presenting cells। कह रहे ये सेल्स क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्ट करते हैं यानी हिदायत देते हैं टी सेल्स को ऑन व्हाट टू अटैक, कि अटैक उन्होंने किस पर करना है, ठीक है, इसलिए इनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसका एंटीजन अपनी सरफेस पे अटैच करके फिर टी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ताकि टी सेल्स को पता चल सके कि उन्होंने किसको अटैक करना है, ठीक है। Dendritic cells are specialized to take up antigen and display it for recognition by lymphocytes। कह रहे कि ये इनकी स्पेशलिटी है कि ये क्या करते हैं कि ये एंटीजेंस को ले लेते हैं और इसको डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, ताकि लिम्फोसाइट्स जो सेल्स है वो इनको रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये फॉरेन पार्टिकल है और उसको अटैक कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes help your body immune system fight cancer and foreign viruses and bacteria antigens। यानी कि ये जो lymphocytes हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं कैंसर के खिलाफ लड़ने में और जो फॉरेन वायरसेस और बैक्टीरिया आते हैं उनके खिलाफ लड़ने में। Lymphocyte help your immune system remember every antigen it comes in contact with। कह रहा है कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं कि वो रिमेंबर यानी याद रख सके हर एंटीजन को जो इसके साथ उसका कांटेक्ट हुआ है, इसका उसके साथ आमना सामना हुआ है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, एनके सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं इनकी भी आगे से 3 टाइप्स हैं, एनके सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। पहले आ जाते हैं एनके सेल्स। एनके सेल्स स्टैंड फॉर natural killer cells, are found in blood and lymph। They can destroy infected and diseased cells like cancer cells। कह रहा है कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं जिनको इन शॉर्ट एनके सेल्स बोलते हैं, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर और हमारे लिम्फ के अंदर मौजूद होते हैं। ये करते क्या हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ये किल कर देते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं और जो डिजीज्ड सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिनको इन्फेक्शन हो गया है या डिजीज हो गया है, फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स, ये इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। एनके सेल्स डिवेलप इन बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस, लीवर एंड यूट्रस। और ये बनते कहाँ पर हैं, ये बनते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, थाइमस के अंदर, लीवर के अंदर एंड यूट्रस के अंदर। देन आ जाते हैं बी सेल्स। These lymphocytes arise and mature in the bone marrow। कह रहा है ये जो लिम्फोसिटिक सेल्स हैं ये अराइज यानी बनते हैं और मच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर। व्हेन इम्यून सिस्टम डिटेक्ट एंटीजन, देन बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर पैथोजन। अच्छा, कह रहा है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजेंस को डिटेक्ट करता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है तो ये जो हमारे बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जाके फाइट करें, लड़ें पैथोजेंस के खिलाफ। अच्छा, यानी इससे एक बात क्लियर होगी कि जो हमारे बी सेल्स हैं वो जाके खुद अटैक नहीं करते बल्कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज जाके अटैक करती हैं। समझ आ गई। एक्टिवेटेड बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। अच्छा, ये जो बी सेल्स हैं ये आगे से डिफरेंशिएट होके दो तरह के सेल्स बना लेते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। अब हम देखेंगे इन दोनों का क्या फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं प्लाज्मा सेल्स। These cells
develop from these cells and they make specific type of immunoglobulin antibodies। कह रहा है कि ये सेल्स हैं, ये कहाँ से बनते हैं, ये बी सेल से ही बनते हैं और ये करते क्या हैं, ये खास टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे एंटीबॉडीज जो है बच्चों, इनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट, तो इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंटीबॉडीज की। तो ये कह रहा है कि ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, हमने पढ़ा था कि बी सेल डिफरेंशिएट होकर दो तरह के सेल बना लेते हैं, एक प्लाज्मा सेल बना लेते हैं, एक मेमोरी बी सेल बना लेते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाते हैं, जबकि मेमोरी बी सेल्स क्या करते हैं, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो मेमोरी स्टोर कर लेंगे कि कौन सा एंटीजन से इनकाउंटर हुआ है, ठीक है, अगर फ्यूचर अटैक होता है तो उसके लिए वो स्टोर कर लेंगे इंफॉर्मेशन। आफ्टर एन इनकाउंटर सम बी सेल्स टर्न इनटू मेमोरी बी सेल्स। कह रहे कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल के साथ आमना सामना होता है तो कुछ बी सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी बी सेल्स में। दे आर लॉन्ग लिव्ड एंड कैन प्रोड्यूस दैट स्पेसिफिक एंटीबॉडी व्हेन द सेम पैथोजन अटैक्स इन फ्यूचर। कह रहा कि ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और ये कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जब दोबारा वो सेम पैथोजन फ्यूचर में अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टी सेल्स। दीज लिम्फोसाइट्स अराइज इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन थाइमस। कह रहा है ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये बनते तो बोन मैरो में है लेकिन मैच्योर कहाँ पे होते हैं, थाइमस में जाकर। दे गैदर इन लिम्फ नोड्स, फिर ये लिम्फ नोड्स के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। टी सेल्स अपॉन एक्टिवेशन फॉर्म फोर टाइप्स ऑफ टी सेल्स, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये चार तरह के सेल्स बना लेते हैं। कितने तरह के, चार तरह के। जैसे बी सेल्स जब एक्टिवेट हुए थे तो उन्होंने दो तरह के सेल बनाए थे, एक प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी और मेमोरी सेल्स ने क्या किया था, फ्यूचर में अगर दोबारा अटैक होता है तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब जब टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो चार तरह के सेल्स बनाते हैं। कौन कौन से, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स। अब हम इन चारों का बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। These are responsible for killing cells infected with viruses। कह रहे कि इनका क्या काम है कि ये ऐसे सेल्स को किल करते हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है यानी जिन पे वायरस ने अटैक किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्पर टी सेल्स। These specialized lymphocyll help other T cells and B cells to perform their function। नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं कि ये बाकी जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। देन आ जाते हैं मेमोरी टी सेल्स। These cells are formed, they are long lived and can protect against the same pathogen in future। ये वही मेमोरी बी सेल्स की तरह है कि ये लॉन्ग लिव्ड यानी लंबे समय तक रह सकते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं अगेंस्ट द सेम पैथोजन इन फ्यूचर, के फ्यूचर में अगर ये पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो उसके खिलाफ हमें बचाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सप्रेसर टी सेल्स। ये क्या करते हैं, आफ्टर इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड सप्रेसर टी सेल्स आर फॉर्म टू शट डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स। सप्रेसर क्या होता है कि ऐसा चीज जो सप्रेस करे, कम करे, स्लो करे। तो कह रहा है कि जब इन्फेक्शन जब हमें हुआ तो टी सेल्स बन गए, टी सेल्स ने अटैक करना शुरू कर दिया, उनको किल करना शुरू कर दिया। तो कह रहा है कि जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है उसके बाद सप्रेसर टी सेल्स बनते हैं ताकि वो क्या करें, टू शट डाउन यानी रोक दें, स्टॉप कर दें इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको स्टॉप कर दें। नेक्स्ट पेज पर देखें, सब टॉपिक है 9.2.2 कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम के। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। द इम्यून सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू बेसिक पार्ट्स। कह रहा है हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यून सिस्टम एंड सेकंड वन इज अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अच्छा, अगर आप नाम पे गौर करें, अडॉप्टिव वाला वो है कि जो हमने अडॉप्ट किया है, पहले से हमारे पास मौजूद नहीं था, ठीक है। इनेट क्या आता है कि जो हमारे पास बाय बर्थ होता है, पहले से मौजूद होता है। इनेट इम्यून सिस्टम क्या है, इंडिविजुअल्स आर बोर्न विद दिस इम्यून सिस्टम। की कह रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें बाय बर्थ पैदाइश से ही उनके अंदर ये इम्यून सिस्टम जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है।
दूसरा है अडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इंडिविजुअल्स डेवलप दिस इम्यूनिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू पैथोजन और केमिकल्स रिलीज्ड बाय पैथोजन। कह रहा है कि इंडिविजुअल्स जो हैं ये वाला जो इम्यूनिटी है ये डेवलप करते हैं जब वो उनका एक्सपोजर होता है, उनका सामना होता है पैथोजेंस के साथ, या केमिकल जब पैथोजन रिलीज करते हैं तो वो जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं उसको हम बोलते हैं अडाप्टिव इम्यून सिस्टम। नीचे देखिए आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 9.2 टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। जितने भी इम्यून सेल्स थे उनकी टाइप्स, ये क्लासिफिकेशन चार्ट है, यहाँ से आपको समझने में आसान होगा कि हमें पता है जो इम्यून सेल्स हैं वो कौन से हमारी बॉडी में, वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और उनकी हमने पढ़ा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स की तीन मेन टाइप्स हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट्स, एक है मोनोसाइट्स और एक है लिम्फोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स की हमने पढ़ा था आगे से तीन टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल एंड इओसिनोफिल्स। मोनोसाइट्स की हमने पढ़ा था कि आगे से वो दो टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेजिस में एंड डेंड्रिटिक सेल्स में। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आगे से तीन टाइप्स के हैं, एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स आगे से डिफ्रेंशिएट होकर दो तरह के सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। और जो टी सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर एक्टिवेट होकर चार तरह के सेल्स बना लेते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड सुप्रेसर टी सेल्स। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 9.2.2 इनेट इम्यून सिस्टम। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह दो पार्ट्स पे, दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक इनेट इम्यून सिस्टम होता है, एक अडाप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इनेट इम्यून सिस्टम। तो इनेट का मैंने आपको बता दिया कि ऐसा इम्यून सिस्टम जो बाय बोर्न या बाय बर्थ होता है वो इनेट इम्यून सिस्टम है। पीपल हैव सम इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ रेडी टू फाइट अगेंस्ट इन्वेडर्स इमीडिएटली। कह रहा है कि लोगों के अंदर कुछ जो इम्यूनिटी है वो फ्रॉम बर्थ, पैदाइश से मौजूद होती है और वो तैयार होते हैं लड़ने के लिए इन्वेडर्स के खिलाफ, बाहर से आने वाले पार्टिकल्स के खिलाफ इमीडिएटली। दिस रिस्पॉन्स इज नॉन स्पेसिफिक एंड जनरल। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स होता है, जो इनेट इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। और ये क्या होता है, जनरल होता है। इट हैज फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके पास आगे से फर्दर हम इसको अगर डिवाइड करें तो दो लाइन ऑफ डिफेंस है, पहली लाइन ऑफ डिफेंस देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द एक्सटर्नल बैरियर्स ऑफ आवर बॉडी सर्व एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। कह रहा है कि जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल बाहर वाले जो बैरियर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेन। इट इंक्लूड्स स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर एक तो हमारी स्किन आ जाती है और दूसरी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की और रिस्पायरेटरी सिस्टम की। ठीक है, ये हमने ऊपर आपको बताया ना कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिस्पायरेटरी सिस्टम है उनका जो ट्रैक है वो कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो कि प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स से हमें। The multiple defenses include chemical, physical, and biological barriers make the first line of defense extremely effective to prevent microbial entry. कह रहा है कि ये जो मल्टीपल डिफेंस होता है हमारा, जिसमें केमिकल डिफेंस भी होता है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बैक्टीरिया कुल करते हैं, फिजिकल डिफेंस होता है लाइक हमारी स्किन रोकती है, बायोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। ये जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है इसको एक्सट्रीमली इफेक्टिव यानी असरअंदाज बना देते हैं, माइक्रोबियल एंट्री को ये रोकते हैं। ठीक है, माइक्रोब को इंटर होने से बॉडी में रोकते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखें, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन फॉर एग्जांपल अब वो इंटर हो गए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उन्होंने क्रॉस कर दिया है, पैथोजन इंटर हो गए, तो फिर हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा। इफ पैथोजेंस सक्सेसफुली इंटर द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, a second line of defense is activated to combat these foreign invaders. अच्छा, अब कह रहा है कि अगर पैथोजेंस ने कामयाबी से वो क्या हो गया कि हमारे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में वो इंटर हो गए हैं, तो हमारा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा टू कॉम्बैट, ताकि वो फाइट कर सके इन फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ।
इट कंसिस्ट ऑफ 4 नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। उसके पास 4 जो हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट, द बॉडी कीप अ कांस्टेंट आर्मी ऑफ फेगोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड नेचुरल किलर सेल्स व्हिच किल पैथोजन बाय फेगोसाइटोसिस। अब वो जो 4 डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन कौन से हैं? पहला तो कह रहा है कि बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट आर्मी यानी खास नंबर मौजूद होता है इम्यून सेल्स का, लाइक फेगोसाइट्स का, न्यूट्रोफिल्स का, नेचुरल किलर सेल्स का। ये जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, इन सेल्स का एक खास जो नंबर है वो मौजूद होता है, जो कि क्या कहता है, जो पैथोजेंस जो आते हैं इनको वो किल करता है। किसकी मदद से? फेगोसाइटोसिस के थ्रू। सेकेंड क्या है? द इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन विच रिमूव पैथोजेन एंड इनिशिएट हीलिंग प्रोसेस। सेकेंडली ये होता है कि अगर बैक्टीरिया इन्वेट कर गए हैं, बॉडी में इंटर हो गए हैं, तो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कहती है सूजन, जिससे क्या होता है कि जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी से एक तो रिमूव हो जाते हैं और जो हीलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। थर्ड जो मैकेनिज्म है, द बॉडी डेवलप्स फीवर टू मेक द इन्वायरमेंट लेस फेवरेबल फॉर पैथोजन ग्रोथ। तीसरा कहता है कि हमारी जो बॉडी है वो फीवर डेवलप कर लेती है, यानी बुखार हो जाता है। उसमें बता आपको टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो पैथोजन की ग्रोथ के लिए कोई क्या फेवरेबल ना हो। ठीक है। फोर्थ क्या है? मैनी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स इंक्लूडिंग complement proteins and interferons are produced which kill bacteria and viruses। उसके अलावा क्या होगा? बहुत सारी जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स है लाइक कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होगी और इंटरफेरॉन्स वो प्रोड्यूस होंगे जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या करेंगे? किल करेंगे। These defenses are non-specific because they target a large range of germs rather than specific microbes। कह रहा है ये जो डिफेंस मैकेनिज्म थे फर्स्ट एंड सेकंड, ये नॉन स्पेसिफिक थे, ये खास नहीं थे, ये पार्टिकुलर नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत वैरायटी ऑफ जो जर्म्स है उनको ऊपर अटैक करते हैं रेदर देन स्पेसिफिक माइक्रोब्स। ठीक है। अब क्योंकि बाहर से जो आ रहे जर्म्स या फॉरेन पार्टिकल्स वो वैरायटी ऑफ है, तो इन्होंने एक लार्ज रेंज ऑफ जर्म्स पे अटैक करना होता है, तो इनका जो रिस्पॉन्स है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। थर्ड देखिए, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम पहले लाइन दो हमने पढ़ी, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। थर्ड नेक्स्ट आ गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम अडाप्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अडाप्टिव भी बोलते हैं और एक्वायर्ड भी। द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज आल्सो कॉल्ड अडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। कह रहा है जो तीसरा, अब किसी ने बैक्टीरिया ने जो फॉरेन पार्टिकल ने दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्या कर दिया है, उससे भी वो बच गया है, तो वो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट होगा, जिसको हम अडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इम्यून सेल्स दैट टारगेट स्पेसिफिक एंटीजन। कह रहा है इसमें डिफेंस कैसे होता है कि इसके पास स्पेसिफिक खास इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं जो जाके स्पेसिफिक एंटीजन पे अटैक करते हैं। ठीक है। द इम्यून सेल्स दैट प्ले अ रोल इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आर बी सेल्स एंड टी सेल्स। क्या कि वो इम्यून सेल्स जो अपना रोल प्ले करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में वो कौन कौन से हैं? वो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं। द बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, द टी सेल्स हेल्प आइडेंटिफाई पैथोजेनिक सेल्स एंड डिस्ट्रॉय टारगेटेड सेल्स। कह रहा है कि जो बी सेल्स हैं वो तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और एंटीबॉडीज जाके उन ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे, जबकि जो टी सेल्स होते हैं वो पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और स्पेसिफिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। This acquired ability to defend against infections improves over time। कह रहा है कि ये जो acquired ability है बॉडी की टू डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ वो डिफेंड करती है, ये इंप्रूव होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वक्त गुजरने के साथ ये इंप्रूव होती जाती है। द बॉडी प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज टू वेरियस पैथोजन ड्यू टू इम्यूनाइजेशन एंड एक्सपोजर टू वेरियस डिजीज। कह रहा है कि हमारी बॉडी जो है एक वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, एक तरह की एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करती। डिफरेंट पैथोजन के हिसाब से डिफरेंट एंटीबॉडी टू वेरियस पैथोजेंस की, डिफरेंट पैथोजेंस के अलावा वो वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। When the body create an antibody, it store its memory cells so that it can respond more quickly the next time the same pathogen attack। कह रहा है कि जब बॉडी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है तो वो जो एंटीबॉडी है वो अपने कुछ मेमोरी सेल भी बना लेती है
ताकि अगर फ्यूचर में यही पैथोजन दोबारा अटैक करे तो वो मोर क्विकली बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स दे सके। इन जनरल एक्सपोजर टू मैनी पैथोजेंस स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। तो कह रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बहुत ज्यादा पैथोजन से हमारा अटैक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन मजबूत हो जाता है। यानी एक पैथोजन आया हमारी बॉडी, उसके अलावा एक एंटीबॉडी बनाई और वो स्टोर होगी। दूसरा आया, उसके अलावा एंटीबॉडी बनी, स्टोर होगी। तो इस तरह बहुत सारे पैथोजन के अलावा एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेंथन मजबूत हो जाता है। By adulthood, most people will have been exposed to several pathogens and strengthen their immune system. कि अडल्टहुड तक जब हम पहुंचते हैं तो मोस्टली पीपल का बहुत ज्यादा जो पैथोजेन है उससे उनका एक्सपोजर हो चुका होता है और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथन मजबूत हो चुका होता है। मेकिंग हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज चॉइसेस, क्विटिंग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड रिसीविंग द नेसेसरी वैक्सीनेशन आर ऑलवेज टू इंक्रीज इम्यूनिटी। यानी कि हेल्दी फूड खाने से और एक्सरसाइज चॉइसेस एंड रिसीविंग नेसेसरी वैक्सीनेशन करवाने से ये सारे वो तरीके हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टॉपिक टॉपिक 9.3 फंक्शंस ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है जिसको हम एक्वायर करते हैं कि जब कोई अटैक होता है उसके बाद जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी इज टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एंड टारगेटेड रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इंक्लूडिंग। कह रहा कि हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी का जो मेन फंक्शन है वो वही है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन रिस्पॉन्स देना और एक टारगेटेड रिस्पॉन्स देना पैथोजेंस को। ठीक है, जबकि जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। इंक्लूडिंग इसका फर्स्ट क्या फंक्शन है? रिकॉग्निशन। सबसे पहले तो ये फॉरेन पैथोजन को या पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करेगी। आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक पैथोजेंस एंड एंटीजन। ये सबसे पहला इसका काम होता है कि आइडेंटिफाई करना, पहचानना स्पेसिफिक पैथोजेंस को और एंटीजेंस को। देन होती है सेकंड स्टेप एक्टिवेशन, एक्टिवेटिंग इम्यून सेल्स सच एज टी सेल्स, बी सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू पैथोजेंस। जब ये आइडेंटिफाई कर लेता है पैथोजेंस को, फिर इसका सेकंड काम होता है कि एक्टिवेट करना इम्यून सेल्स को। हमारी जो बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स है उनको एक्टिवेट करना। कौन से इम्यून सेल्स? टी सेल्स को और बी सेल्स को एक्टिवेट करना ताकि वो पैथोजेंस के खिलाफ लड़ सके, रिस्पॉन्स दे सके। थर्ड स्टेप आ जाता है एलिमिनेशन, एलिमिनेटिंग पैथोजेंस एंड इन्फेक्टेड सेल थ्रू मैकेनिज्म सच एज एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड साइटोटॉक्सिसिटी। थर्ड स्टेप इसका होता है एलिमिनेशन, यानी जब हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो गए तो थर्ड स्टेप होता है कि पैथोजेंस को एलिमिनेट करना, बॉडी से रिमूव करना और इन्फेक्टेड सेल्स को रिमूव करना। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू? कौन से प्रोसेस के थ्रू? एंटीबॉडी प्रोडक्शन के थ्रू और साइटोटॉक्सिसिटी के थ्रू। यानी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा जब वो हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होंगे, वो जाके पैथोजेंस को किल करेंगे और बॉडी से रिमूव करेंगे। देन इसका काम होता है मेमोरी, retaining a memory of specific pathogen to enable rapid recognition and response upon future exposure। इसके अलावा adaptive immunity का एक और काम होता है मेमोरी, यानी याददाश्त स्टोर करना। ये क्या कहता है? रिटेनिंग मेमोरी, या मेमोरी स्टोर कर लेता है उस पैथोजन की जिसने अटैक किया होता है, ताकि टू इनेबल रैपिड रिकॉग्निशन, रैपिड होता है फास्ट, ताकि ये फास्ट रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान कर सके और रिस्पॉन्स दे सके फ्यूचर एक्सपोजर की। जब फ्यूचर में वही पैथोजन दोबारा अटैक करे तो ये इसको फौरन पहचाने और फौरन रिस्पॉन्स दे। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। इसका एक और जो स्पेशलिटी है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन देता है, यानी स्पेसिफिक जो पैथोजन उस पर अटैक करता है। माउंटिंग अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ पार्टिकुलर पैथोजन, रिड्यूसिंग हार्म टू हेल्दी सेल्स एंड टिश्यूज। कह रहा है कि अगर अटैक एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना एक खास पैथोजन को, इससे क्या होता है कि जो हमारे हेल्दी सेल्स और टिश्यूज है उनको नुकसान कम से कम पहुंचता है। And the last one is adaptation, continuously adapting and improving the immune response based on experience and exposure to pathogens। दूसरा कह रहा है बच्चों कि ये जो है ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है कंटिन्यूसली अडाप्ट होता रहता है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ, और ये इंप्रूव होता रहता है किसकी बेस पे? एक्सपीरियंस की बेस पे और एक्सपोजर की बेस में टू द पैथोजेंस। अब ये नीचे देखिए एक फिगर है, फिगर 9.3 स्टेप्स ऑफ इम्यून रिस्पांस के। इम्यून रिस्पांस के स्टेप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, फर्स्ट स्टेप है मैक्रोफेज इनगल्फ द पैथोजन। जो मैक्रोफेज सेल्स थे उन्होंने इनगल्फ कर लिया है, ईट कर लिया है पैथोजन को। ये देखिए एक पैथोजन आया, उसको ये जो येलो वाला है, ये जो ब्लैक वाला पैथोजन है, ये जो
येलो में ये वो है मैक्रोफेज सेल है, इसने आके पैथोजिन को क्या किया, इनगल्फ कर लिया है, ईट कर लिया। देन सेकंड स्टेप क्या हुआ है, प्रेजेंट द पैथोजिन एंटीजन, फिर इसने क्या किया, इसका जो एंटीजन है वो अपनी सरफेस के ऊपर अटैच कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। फिर ये क्या हुआ, थर्ड स्टेप टी सेल एक्टिवेशन, ये टी सेल्स के पास क्या है, तो टी सेल्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और टी सेल एक्टिवेट हो गए। फोर्थ स्टेप क्या होगा, बी सेल एक्टिवेशन, बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। बी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वो दो तरह के सेल बनाएंगे, एक मेमोरी बी मेमोरी सेल्स और एक प्लाज्मा सेल्स। बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल्स सक्रीट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज जाके एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी, ठीक है, और इनको किल कर देंगी। और जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो स्टोर कर लेंगी ताकि अगर फ्यूचर में ये पैथोजन दोबारा अटैक करे तो वो फौरन रैपिड रिस्पॉन्स दे सके, फौरन रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखें, प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन एंड डिजीज। इसका एक और जो फंक्शन है अडेप्टिव इम्यूनिटी का वो ये है कि ये हमें एक लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक प्रोटेक्शन हिफाजत प्रोवाइड करती है खास पैथोजेंस और डिजीजेस के खिलाफ। Adaptive immunity is a highly specialized and efficient defense mechanism that play a crucial role in protecting against infections and diseases and is a key component of the overall immune system। कह रहा है बच्चों कि ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है एक हाईली स्पेशलाइज्ड है और एफिशिएंट डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फेक्शन और डिजीज़ के खिलाफ हिफाजत करने में, हमें प्रोटेक्ट करने में, और एक ये की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, हिस्सा है इम्यून सिस्टम का। नेक्स्ट टॉपिक देखें, टॉपिक 9.4 वैक्सीन। Vaccines play a crucial role in boosting immunity by introducing a small, harmless piece of a pathogen antigen to the body which trigger a specific immune response। कह रहा है कि वैक्सीन, अब बता आपको डिफरेंट डिजीज के खिलाफ हम क्या करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। तो क्या कह रहा है वैक्सीन क्या आती हैं, कि क्या करती हैं, ये कह रहा है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, ठीक है। कैसे ये बूस्ट करती हैं हमारी इम्यूनिटी को, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल, के एक छोटा, हार्मलेस, कि जो नुकसानदा ना हो, पीस ऑफ पैथोजिन टू द बॉडी, कि ये जो पैथोजिन है उसका एक स्मॉल या हार्मफुल पीस जो है वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो इसको डिटेक्ट करती है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, विच ट्रिगर अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, और उसके अलावा एक स्पेसिफिक वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। अब क्योंकि वो स्मॉल पीस होता है तो वो हमें डिजीज काज नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। दिस रिस्पॉन्स प्रिपेयर द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन। और ये जो क्या होगा, ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार कर देता है कि वो रिकॉग्नाइज करे, पहचाने और फाइट करे फ्यूचर इन्फेक्शन, कि जब वो वाला जो पैथोजिन है, जब फुली जो पैथोजिन है वो अटैक करेगा, तो क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले से वो एक्टिवेट है उसके खिलाफ, तो वो फौरन क्या करेगा, उसको पहचान लेगा, उसके खिलाफ फाइट करेगा। हेयर आर सम एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ मिसालें दी हुई हैं इसकी वैक्सीन की। फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन है जो, द फ्लू वैक्सीन हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरसेस, इट reduces the risk of illness, hospitalization and death। अब कह रहा है कि ये जो फ्लू वैक्सीन होती है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है अगेंस्ट सीजनल इन्फ्लुएंजा, जो सीजनल फ्लू होता है हमें उसके खिलाफ, सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और ये क्या कहती है, जो ये रिड्यूस होता है, कम कर देती है किसको कम देती है, रिस्क ऑफ इलनेस, बीमारी का जो खतरा है उसको कम कर देती है। हॉस्पिटलाइजेशन का, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन होगी तो ज़्यादा सीवियर जो हमें बीमारी है वो नहीं हो सकी, हॉस्पिटलाइजेशन का जो खतरा है वो भी कम करती है और डेथ का भी। नेक्स्ट है MMR वैक्सीन, द मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला MMR वैक्सीन बूस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज थ्री हाईली कंटेजियस डिजीजेस। क्या है कि ये जो मीजल्स, एम फॉर मम्प्स एंड आर फॉर रूबेला MMR वैक्सीन है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है अगेंस्ट इन तीन खतरनाक डिजीज के खिलाफ, जो कौन कौन सी हैं, मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। कह रहा है इट प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड एपिडेमिक्स। कह रहा है कि ये जो है
जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचाती है और जो एपिडेमिक्स वबा है उसको फैलने से बचाती है। नेक्स्ट है DTaP वैक्सीन, द डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्टोसिस DTaP वैक्सीन हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज 3 बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कह रहा है ये जो 3 बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से हमें होते हैं, डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्टोसिस, इनके अलावा जो वैक्सीन है DTaP वैक्सीन इन तीनों के खिलाफ लड़ने में मदद करती है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सीवियर इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशन, ये हमें सीवियर यानी बहुत ज्यादा शिद्दत वाली जो बीमारी है या अतरक्त स्टेज बीमारी है उससे बचाती है और कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन। अभी एक जो रिसेंट पेंडेमिक आई थी, जो एक वबा आई थी जो फैल गई थी, ठीक है, पूरी दुनिया में, कोविड-19, उसके अलावा भी बाद में आपको पता वैक्सीन डेवलप हुई और वैक्सीनेशन करवाई जिससे वो वबा कम हुई। तो जो कोविड-19 वैक्सीन है प्रूवन हाईली इफेक्टिव इन बूस्टिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सार्स कोव 2 वायरस। कह रहा है कि जो कोविड-19 वैक्सीन हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने में अगेंस्ट सार्स कोव 2 वायरस। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ फ्रॉम कोविड-19। इसने भी सीवियर इलनेस का खतरा कम किया, हॉस्पिटलाइजेशन का भी खतरा कम किया और डेथ का भी खतरा कम किया फ्रॉम कोविड-19। अब ये नीचे देखिए एक फिगर है, फिगर 9.4, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर डिफरेंट डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। क्या क्या अब आपको पता है वैक्सीनेशन की भी डिफरेंट डोजेज होती है, जैसे हमने फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगवाई थी ना कोरोना वैक्सीन की, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर डिफरेंट डोजेज क्या होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो एक साइड पे एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है यानी अमाउंट है, दूसरी तरफ टाइम है। पहली हमने वैक्सीनेशन करवाई तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इतना था, फिर उसके बाद हमने जब सेकेंड वैक्सीनेशन करवाई तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो था वो देख लें कितना ज़्यादा वो पीक पे चला गया, एंटीबॉडी की ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है कि वो बहुत ज़्यादा लार्जर रिस्पॉन्स है और स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। थर्ड वैक्सीनेशन जो एनुअल बूस्टर होता है या बूस्टर डोज भी जिसको हम बोलते हैं या इन्फेक्शन, ठीक है, एनुअल डोज जो हम लगवाते हैं, ठीक है, उससे देखिए और बढ़ गया, ठीक है। तो ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर डिफरेंट डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। नीचे देखें, मोस्ट वैक्सीन आर गिवन इन मैनी डोज। कह रहा है बहुत सारी वैक्सीन जो है ना वो एक से ज्यादा डोजेज में दी जाती हैं, यानी एक से ज्यादा उनकी खुराक होती है। फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। कह रहा है जो पहली डोज होती है वो प्राइमरी जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करती है। बूस्टर डोजेज ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद जब हम बूस्टर डोजेज लगवाते रहते हैं एनुअली यानी हर साल या 6 महीने बाद जो भी, वो क्या करती हैं वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। बाय बूस्टिंग इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन इंडिविजुअल्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट देमसेल्फ बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू हर्ड इम्यूनिटी, हेल्पिंग प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इन देयर कम्युनिटीज। कह रहा है कि अगर हम वैक्सीनेशन के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेते हैं, इससे जो इंडिविजुअल है ना सिर्फ वो अपने आप को बचाता है बल्कि आल्सो ये जो बीमारियां इनको फैलने से भी क्या करता है, रोकता है, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में इसको बीमारी को फैलने से भी रोकता है। वैक्सीनेशन इज आल्सो कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन को हम इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखें, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 9.5 एलर्जीज। एलर्जीज क्या होती हैं, ठीक है। एन एलर्जी इज एन ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ हार्मलेस सब्सटेंस नोन एज एलर्जन। कह के बच्चों एलर्जी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्शन यानी बहुत ज्यादा रिस्पांस दे देता है कि ए टू अ हार्मलेस सब्सटेंस, एक ऐसे सब्सटेंस के खिलाफ बहुत ज्यादा रिस्पांस दे देता है जो इतना खतरनाक नहीं होता। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलर्जन, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो हमें एलर्जी काज करता है वो एलर्जन ही हमें पता है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज होती हैं, किसी को पोलन एलर्जी होती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। When an allergen enters the body, the immune system mistakenly identifies it as harmful and attempts to fight it off, leading to an allergic reaction. कहता होता है क्या है कि जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर
इंटर होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से उसको एक हार्मफुल सब्सटेंस के तौर पर पहचानता है और कोशिश करता है, अटेम्प्ट होता है, कोशिश करता है कि फाइट इट ऑफ, कि उसके खिलाफ लड़े, जिसकी वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। कॉमन काजेज ऑफ एलर्जीज इंक्लूड की वजह जो बेसिक वजह है एलर्जीज की वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीनेटिक्स, जीनेटिक्स यानी हमारे जीन्स की वजह से भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री एंड जीनेटिक प्री डिस्पोजिशन, उसकी वजह से भी हमें जो एलर्जी है वो हो सकती है कि अगर फैमिली किसी को और गया उस वजह से हमारी जीनेटिक्स में कोई ऐसा जीन है उसकी वजह से। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सपोजर टू एलर्जेंस एट यंग एज, हाइजीन हाइपोथेसिस। उसके अलावा कि अगर हम एलर्जन से हमारा एक्सपोजर होता है यंग एज में तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इम्बैलेंस्ड गट माइक्रोबियोम, अच्छा गट माइक्रोबियोम क्या है कि हमारे गट के अंदर कुछ माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, यानी तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते बल्कि क्या आते हैं हमारे जो गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए क्या आते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, उसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबियोम। ठीक है, उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर उनका जो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए, अल्ट्रेशन इन द गट फ्लोरा। अच्छा, फ्लोरा और फाना आपने कहीं वर्ड सुना होगा। फ्लोरा होती है वैरायटी, तो कह रहा है कि जो गट का फ्लोरा है यानी गट में जो माइक्रोबियोम या बैक्टीरिया की या माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उसमें अगर अल्ट्रेशन आ जाए, चेंजिंग आ जाए, तो उससे भी क्या हो जाता है, एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है अवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, कि अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है उससे भी हो जाता है। हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, कि अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हाइपर एक्टिव है यानी बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी क्या हो सकती है, एलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें लीकी गट सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी अलोइंग पैथोजेंस टू पास थ्रू। अच्छा, अब कह रहे हैं कि उसके अलावा ये जो लीकी गट सिंड्रोम है इसकी वजह से भी होता है कि अगर हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें वो परमिबिलिटी, ये परमिबिलिटी की वजह से कि अगर वो अलाउ कर दें एलर्जेंस की पास थ्रू करने कि उनमें से वो पास कर दें, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमें एलर्जी हो जाती है। ठीक है, अब नीचे देखिए लिखा हुआ है एलर्जेंस कैन बी, कि एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एलर्जेंस के तौर पे काम करते हैं जिनकी वजह से हमें एलर्जी हो सकती है। तो फर्स्ट वन है एयरबोर्न, जिसमें पोलन्स आ जाते हैं, डस्ट, माइट्स और मोल्ड आ जाते हैं। डस्ट, देन आ जाता है फूड, कुछ लोगों को कुछ फूड से भी एलर्जी होती है, लाइक पीनट से, मूंगफली से, ट्री नट से, मिल्क से, एग से, फिश से, शेल फिश से। इंसेक्ट स्टिंग से भी एलर्जी होती है। ठीक है, लाइक बी से, वेस्प से, हॉर्नेट से, येलो जैकेट से। उसके अलावा मेडिकेशन से भी होती है, कुछ मेडिसिन से भी, लाइक एंटीबायोटिक से, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसएड से भी, प्लांट से भी, कुछ पौधों से भी जो है एलर्जी होती है, लाइक पॉइजन आईवी ओक से, लेटेक्स से भी, लाइक ग्लव्स, बलून्स। उसके अलावा पेट से भी होती है एलर्जी, लाइक डॉग, कैट, बर्ड। उसके अलावा हाउस होल्ड जो केमिकल्स हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है, लाइक जो क्लीनर्स होते हैं सफाई वगैरह के लिए, फ्रेग्रेंसेस, खुशबुएं, जो कॉस्मेटिक का सामान होता है मेकअप का, उससे भी। Symptoms of allergic reactions vary depending on the individual and the allergen that may include। अब कह रहा है कि सिम्टम्स क्या, अलामात क्या है कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कह रहा है ये वेरी करते रहते हैं। वेरी यानी मुख्तलिफ होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। एक तो ये इंडिविजुअल पे जिसको एलर्जी हुई है और दूसरा ये एलर्जन पे डिपेंड करे कि किसकी वजह से एलर्जी हो रही है। बट मे इंक्लूड, लेकिन ये ज़्यादातर क्या होते हैं उसमें सिम्टम्स अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले हमें रिस्पायरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी मसले होते हैं जिसमें कंजेशन, स्नीजिंग, छिंकी आना, कफिंग, खांसी। कंजेशन होती है कि ऐसे थोड़ा सांस में मसला। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे हाइव्स, इचिंग, रैशेज आ जाते हैं स्किन पे। ठीक है, रेड कलर के। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज होते हैं, लाइक नोजिया, डायरिया हो जाता है। देन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लाइक एनाफ्लेक्सिस। सब टॉपिक देखिए नेक्स्ट 9.5.1 कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जीज के। कॉमन टाइप्स कौन कौन सी हैं एलर्जीज की। एलर्जीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कह रहा है कि मेनली इनको हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं एलर्जीज को। पहले हैं
inhalation allergies, then ingestion allergies, then skin contact allergies, then injection allergies. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हैं इनहेलेशन एलर्जीज। एयरबोर्न एंड पेट एलर्जेंस कैन कॉज रिस्पायरेटरी इश्यूज ऑन इनहेलेशन। कह रहा है कि ये जो पेट एलर्जेंस होते हैं जो पेट से आते हैं या एयरबोर्न लाइक पोलन्स वगैरह, ये रिस्पायरेटरी इश्यूज काज करते हैं जब हम इनको इनहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं उसके थ्रू जो हमारे डस्ट वगैरह या पोलन्स चले जाते हैं और उससे हमें एलर्जी हो जाती है। तो जो इनहेलेशन से एलर्जी हो रही है वो इनहेलेशन एलर्जी से। देन है इंजेक्शन एलर्जीज। फूड एंड मेडिकेशंस कैन कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज ऑन इंजेक्शन। अब कह रहा है कि कुछ फूड या मेडिकेशन खाना या मेडिसिन हम लेते हैं जिससे हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जिस पॉन इंजेक्शन जब हम उनको खाते हैं तो उसे इंजेक्शन एलर्जीज होगी। देन है स्किन कंटैक्ट एलर्जीज लाइक प्लांट्स, लेटेक्स एंड हाउस होल्ड केमिकल्स के साथ जब हमारा कंटेक्ट होता है कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स ऑन स्किन कंटैक्ट। एंड देन है इंजेक्शन एलर्जीज। इंसेक्ट स्टिंग्स के किसी इंसेक्ट का जो स्टिंग होता है, कोई बाइट होती है जो हमें स्टिंग करता है, एंड इंजेक्टेबल मेडिसिन जो होती हैं जो इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती हैं कैन कॉज स्किन इश्यूज ऑन इंजेक्शन। नीचे क्या है एनाफ्लेक्सिस। एनाफ्लेक्सिस या फियर कह रहा है कि ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है। इट कैन हैपन सेकंड्स और मिनट्स आफ्टर यू हैव बीन एक्सपोज टू समथिंग यू आर एलर्जिक टू। कह रहा है ये विद इन सेकंड्स या मिनट्स में हो सकता है जब आपका एक्सपोज यानी एक्सपोजर सामने आता है किसी एलर्जिक चीज से, ठीक है। पीनट्स और बी स्टिंग्स आर एग्जांपल। इसकी मिसाल है पीनट्स मूंगफली और जो बी स्टिंग है इसकी एग्जांपल्स हैं। इफ यू सस्पेक्ट एन एलर्जी कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर आपको शक होता है कि आपको कोई एलर्जी है तो आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल या जो डॉक्टर है इससे कंसल्ट करें, मशवरा करें ताकि वो प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके कि आपको किसी से एलर्जी है और प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट यानी इलाज हो सके। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नीचे देखें समरी है, इसको भी आप एक दफा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पे हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स आर। आंसर इज ऑप्शन सी T cells that are actively killing other cells. Next is antibodies provide immunity by. Answer is option D, all of the above. Next is innate immune system can protect us from disease by acting on. Answer is option B, all types of invaders. Next is fever is harmful for. Answer is option B, growth of pathogens. Next is macrophages and dendritic cells are. Answer is ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ठीक है। हमने कहा था ना कि मोनोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट होकर मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी मोनोसाइट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आफ्टर बर्थ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन। आंसर इज ऑप्शन डी बोन मैरो। नेक्स्ट इज when one receives a booster dose of vaccine for COVID-19, which type of T cell is most directly stimulated? Answer is option B, memory T cells. Next is role of clotting in immunity is to prevent. Answer is option B, entry of pathogens. Next is vaccination and disease exposure strengthen. Option C, third line of defense. Next is allergy is overreaction of immune system to. Answer is option A, harmless substances. So ये हमारे MCQs भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा ये
चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी doubt you can ask in comment section. Hopefully you like this video and lecture and you understand everything. If you really like this video, please like, share, comment and do subscribe my YouTube channel. Thank you.